बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 2 और इसमें हम पढ़ रहे हैं संधारित्रों के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा संधारित्रों का संयोजन देखा श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। आपने देखा श्रेणी क्रम में 1/c बराबर आया था 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और जब हमने समांतर क्रम को देखा तो वहाँ पे क्या आया था c1 प्लस c2 प्लस c3 आया था। ठीक है, आपने संधारित्र को पढ़ा था तो वहाँ भी आपने देखा था कि संधारित्रों को क्या होता है, दो समांतर प्लेटें होती हैं, है ना, उस पे एक पे क्या होता है प्लस क्यू आवेश होता है, एक पे क्या होता है माइनस क्यू आवेश होता है। अब ये आवेश अपने आप आते तो है नहीं, आवेश क्या होता है, एक प्लेट को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। आवेशित करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कैसे पता करें, यानी संधारित्रों के अंदर जो संचित हुई है ऊर्जा उसका मान क्या होता है, कितना होता है, कैसे आती है ऊर्जा, उसके बारे में मालूम करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करें, संधारित्र की प्लेट ले लो, और प्लेट कैसी लेनी है अपन को, निरावेशित लेनी है। सबसे पहले हमें प्लेट कैसी लेनी है, निरावेशित लेनी है। इसको आवेशित नहीं रखना है, आवेशित नहीं रखना है तो मतलब प्रारंभ में हम क्या करें, हम प्रारंभ में प्लेट जब निरावेशित ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक ये प्लेट है और ये मान लो एक दूसरा प्लेट भी इसके पास रख दिया। ठीक है, इसको मैंने निरावेशित किया, निरावेशित किया तो इसका मतलब इस पे आवेश नहीं होगा। आवेश क्या होगा, नहीं होगा, यानी क्यू क्या होगा मेरा, सपोज कीजिए जो आवेश मैं दूंगा वो क्या है मेरा, क्यू क्या है, 0 है, इस पे आवेश अपना नहीं है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, आवेश नहीं है। अब अपने को क्या करना है, इसको आवेशित करना है। तो इसको आवेशित करने के लिए क्या करें, सप्लाई करें, है ना, V वोल्ट सप्लाई कर देते हैं। हम क्या करें, इसमें V वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। V वोल्ट सप्लाई करने से क्या होगा, इसको आवेश मिलेगा, इसको क्या होगा, आवेश मिलेगा। लेकिन ये आवेश एकदम से नहीं होता, आवेशित फटाफट नहीं होता, धीरे धीरे होता है, चाहे बहुत कम समय लगता हो। जनरली देखने में तो बहुत कम टाइम लगता है, मिली सेकेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, इसको आवेशित होने में कुछ ना कुछ समय लगता है। क्यों लगता है, देखिए हम यहाँ से देंगे तो इसको आवेश मिलेगा, तो हो सकता है शुरू में आवेश कितना था, 0 था। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा आवेश दिया तो इसको थोड़ा सा आवेश मिला, वो थोड़ा सा आवेश मान लो क्या हो गया, वो थोड़ा सा आवेश dq हुआ। एक बार में इसके पास आवेश गया, वो कितना हो गया, dq हो गया। समझ गए बात को, ठीक है साहब, dq हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, dq आवेश है। पहले तो क्या था, 0 था, अब मेरे पास क्या हो गया, dq आवेश हो गया। आवेश और आ रहा है, शुरू में आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, वो आवेश था ना, बड़े आसानी से dq इसके अंदर आ गया, आवेश और आ रहा है। अब दूसरा जो dq आएगा, जैसे यहाँ से होता हुआ ये दूसरा dq आया, जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा तो पहले से जो वहाँ पे आवेश मौजूद है वो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। पहले इसको उसके अंदर जो आवेश है वो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। इसका विरोध करेगा मतलब क्या होगा, रिपल होगा, प्रतिकर्षण होगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हमें का मतलब यहाँ से जो भी स्रोत है आपका, बैटरी मान लें, तो इस बैटरी को क्या करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और अपन पहले से जानते हैं विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, संचित ऊर्जा होती है। हालांकि ऊर्जा और कई भागों में भी विभाजित हो जाती है, वो भी देखेंगे, उष्मा ऊर्जा में भी निकल जाती है, पूरी ऊर्जा नहीं आ पाती है। लेकिन यहाँ तो कुल मिला के बात किया होगा, जैसे ही हम और आवेश देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है, इसके अंदर जो बल लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने आवेश दिया, ये मान लो प्लस का हुआ और ये क्या हुआ, प्रेरण से माइनस का हुआ। प्लस माइनस आने से यहाँ पे क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र आने की वजह से क्या होगा, जैसे और कोई आवेश लाएंगे तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे और आवेश देंगे, dq दे दिया, इस dq को लेके आगे मान लो एक dq और आ गया, आवेश बढ़ गया। ठीक है, अब लाएंगे वापस dq को, अब लाओगे dq को तो क्या होगा, और ज़्यादा बल लगेगा। क्यों, अब ज़्यादा बल क्यों लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों मिलके इसका विरोध करेंगे, है ना। हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल बाह्य बल लगा के इसको भी जैसे तैसे करके क्या किया, हम यहाँ तक ले आए। अब क्या होगा, अभी भी आएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक पूरा विभव नहीं मिल जाए इसको, है ना। अपन कुल आवेश कितना मान रहे हैं, क्यू मान रहे हैं, तो जब तक इसको पूरा क्यू आवेश नहीं मिल जाए तब तक इस बैटरी को क्या करना होता है, कार्य करना होता है। और विभव की परिभाषा हम शुरू से ही जान रहे हैं, ये क्या होता है, स्थिति ऊर्जा वाला स्टार्ट किया था हमने, जब भी आपको बताया था क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। किया गया कार्य क्या होता है,
ऊर्जा के बराबर होता है। दो बिंदुओं पे कार्य का अंतर विभवांतर था और ये क्या हो गया, संचित ऊर्जा हो जाती है, ऊर्जा संचित हो जाती है। याद करो स्टार्ट किया था जब चैप्टर, आपको बताया था हम एक आवेश को धीरे धीरे लाते हैं, धीरे धीरे लाते हैं तो क्या होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और बाद में वो किस में बदल गई थी, गतिज ऊर्जा में बदल गई थी। यही तो प्रारंभ किया था इस चैप्टर को हमने, यहाँ से तो किया था, तो हमने इसको प्रारंभ भी यहाँ से किया है और एंड भी हम यहाँ से ही करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बैटरी द्वारा किए गए कार्य की गणना कर लें। यदि हमने बैटरी द्वारा किए गए कार्य की गणना कर लें तो वो चीज़ें अपने को समझ में आ जाएगी। तो चलिए, आपने हेडिंग डाल दिया होगा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं आप, इसमें हेडिंग डालिए संधारित्र में संचित ऊर्जा। हम क्या करें, एक चित्र बना लें, ठीक है, चित्र बना लिया, इस पर प्लस क्यों और इस पर क्या है माइनस क्यों है, बीच वाला आवेश डी क्यों ले रखा है, ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रखी है और एक अपन ने अलग से संधारित्र ले रखा है, ये तो संधारित्र का चित्र है और ये क्या है बैटरी का है, वी वोल्ट दे रहे हैं हम, विभव कितना दे रहे हैं, वी दे रहे हैं और अंतिम आवेश कितना होगा, कुल आवेश कितना होगा, कैपिटल क्यों होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपन लिख दें और ये आवेश जो दिया जा रहा है क्या हो रहा है, धीरे धीरे दे रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ लिख देंगे हम चित्रानुसार एक बैटरी द्वारा संधारित्र को क्या किया गया है, शून्य से कहाँ तक लेके गए हैं, शून्य से हम क्यों तक लेके गए, ठीक है, क्यों आवेश तक अपन ने क्या किया, शून्य से कहाँ तक ले गए, क्यों आवेश तक हमने किया है, इसको क्या किया है, आवेशित किया है, ठीक है। जब हम इसको आवेशित कर रहे हैं तो सीधी सी बात है विभव भी हमारा क्या हो रहा है, पहले कम आवेश था तो कम विभव, तो धीरे धीरे विभव भी क्या हो रहा है, विभव में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। हमने मान लिया संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है, सी है, हमने धारिता कितनी मान ली कि सी है ना, कैपिटल सी, सूत्र आपको पता ही है, वो काम में भी लेंगे, ठीक है। वही अभी जो मैंने आपको कहा कि संधारित्र को क्या किया, जीरो से लेके डी क्यों आवेश दिया मैंने, धीरे धीरे आवेश गया, तो आवेश क्या था, पहले जीरो था और बाद में हमने क्या किया, आवेश का कितना स्थानांतर कर दिया, डी क्यू कर दिया और उससे क्या हो गया, विभव में भी थोड़ी बहुत तो वृद्धि होगी, विभव में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। और ये क्या हो गया, बैटरी द्वारा, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, बैटरी से दे रहे हैं ना, बैटरी द्वारा संधारित्र को आवेश में, यानी बैटरी द्वारा जो संधारित्र को आवेशित कर रहा है ना, उसके द्वारा किया गया कार्य संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। समझाने के लिए बताया है, हालांकि पूरी ऊर्जा संचित नहीं होती, कुछ क्या होती है ऊष्मा ऊर्जा में भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अपन जो कार्य कर रहे हैं उसके कारण ही क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, संधारित्र में ऊर्जा संचित हो रही है। बैटरी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके कारण ही संधारित्र में ऊर्जा संचित हो रही है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अपन ने ये मान लिया कि जब अपन ने बैटरी को डी क्यू आवेश दे चुके हैं, है ना, हमने बैटरी को डी क्यू आवेश दे दिया, तो उस टाइम हमारा विभव क्या था, वी डैश था, हमने क्या मान लिया उस वक्त, विभव क्या मान लिया, वी डैश मान लिया, ठीक है। विभव की परिभाषा आपको याद है, एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य याद है, तो उस फॉर्मूले से हम कहते हैं वी बराबर लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बटा डी क्यू, डी डब्ल्यू बटा डी क्यू। डी डब्ल्यू क्यों लिया, क्योंकि हम छोटे से आवेश को ला रहे हैं तो छोटा सा कार्य हुआ है, ठीक है, छोटे से आवेश को ला रहे हैं इसलिए कार्य भी क्या हुआ है हमारा, छोटा सा हुआ है, इसलिए हमने इसको लिखा डी डब्ल्यू बटा डी क्यू, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका वी डैश विभव है, आपको वी विभव तक जाना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने ये लिख ही लिया, हमने ये तो लिख ही दिया, वी डैश बराबर क्या हो गया, डी डब्ल्यू बटा डी क्यू। मुझे क्या करना है, मुझे तो कार्य की गणना करनी है भाई, कार्य की गणना क्यों करनी है, वही संचित ऊर्जा के बराबर होगा ना, तो इसलिए कार्य की गणना करनी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, डब्लू का मान निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से डब्लू का मान निकालूंगा तो ये क्या होंगे, आपस में गुणा होंगे, है ना। इसको हमने क्या किया, आपस में गुणा कर दिया और आपस में गुणा करने से मेरे पास डी डब्ल्यू आ गया, वी डैश डी क्यू। मुझे डी डब्ल्यू भी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, डब्लू चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, डब्लू चाहिए। तो अपने को अच्छी तरह पता है कि इसका क्या करें, समाकलन अगर कर दें, इसका हम क्या करें, समाकलन कर दें तो अपने को क्या मिल जाता है, डब्लू मिल जाता है। यानी ये तो अपन को अच्छी तरह पता है कि डी डब्ल्यू का समाकलन करते हैं तो क्या होता है, डब्ल्यू मिलता है। हालांकि ये भी देखना है कि समाकलन का चिन्ह तो लगा लिया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, निश्चित समाकलन होगा, वो चीज़ भी देखेंगे। फिलहाल तो अपन इतना जानते हैं, दोनों तरफ हमने क्या किया, समाकलन का निशान लगाया, तो ये तो बन गया डब्लू और इस पर समाकलन लग गया वी डैश डी क्यू, ठीक है। इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1, इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ये क्या है अपने पास, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब हम बात करें कि संधारित्र को डी क्यू आवेश देने पर जो इसका आवेश का मान था क्या था, क्यों था, है ना। जब हमने क्या किया, डी क्यू आवेश धीरे धीरे दे रहे थे और एक समय ऐसा आया है जब उस आवेश का मान कितना हो गया था, क्यों हो गया था,
और उस टाइम विभव कितना था, v डैश था। उस टाइम विभव कितना था अपने पास, v डैश था। समझ रहे हो बात को। हमने क्या किया, धीरे धीरे आवेश दे रहे थे, डी क्यू थोड़ा थोड़ा दे रहे थे। एक समय ऐसा आया जब उसमें कुल आवेश कितना हो गया, स्मॉल क्यू हो गया, और उस टाइम विभव कितना हो गया, v डैश हो गया। उसकी धारिता c है, तो धारिता के सूत्र से आप जानते हो ये होगा अपने पास v डैश बराबर क्या होगा, v डैश बराबर क्या होगा, q बटा c, क्योंकि हम जानते हैं c बराबर q बटा v होता है, ये तो आप जानते हो ना। c बराबर आपका क्या होता है, q बटा v होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है। c बराबर क्या होता है, q बटा v होता है, तो ये अपने पास आ गया v डैश बराबर q बटा c। क्लियर, ठीक है। जब ये बात क्लियर हो गई तो इसको मैंने समीकरण 1 दिया था और इसको क्या किया मैंने, समीकरण 2 दे दिया। और देने के बाद अपने को क्या करना है, ये v डैश का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो v डैश है ना, इसकी जगह क्या करूँगा मैं, q अपॉन c रख दूंगा, q अपॉन c रख दूंगा। तो रखने से क्या हुआ, w मेरे पास आ गया q अपॉन c डी क्यू। अब मुझे इसका निश्चित समाकलन करना है। आवेश की प्रारंभिक स्थिति कितनी थी, आप शुरू में जब बात की थी आपने, तो हमने शुरू में बात की थी, कितनी बात की थी हमने, यहाँ पे एक चित्र बताया था आपको। यहाँ पे शुरू में क्या था, तो आपको शुरू में बताया था कि आवेश कितना मिला था, 0। ठीक है, अंतिम आवेश कहाँ तक आवेश देंगे, तो अपन क्यू तक देंगे, है ना। तो उसका जो कुल आवेश हुआ धीरे धीरे जो मिल रहा है वो क्या हो गया, 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 से कैपिटल क्यू तक जाएगा। तो ये समाकलन का निशान जो है, इसमें हम क्या करेंगे, सीमा लगाएंगे, और सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके कैपिटल क्यू तक होगी। शुरू में जो आवेश है वो कितना है, 0 है, और अंत आवेश पूरा कैपिटल v जो विभव है कंप्लीट होने के लिए कितना आवेश दे चुका होगा, वो कैपिटल क्यू दे रखा होगा। ठीक है, तो चलिए हमने ये लिमिट लगा दी, तो अपने पास ये हो गया। यहाँ पे हमने c को बाहर निकाल लिया। c क्या होता है, क्या होता है, धारिता होती है, धारिता कांस्टेंट होती है। तो धारिता कांस्टेंट थी इसलिए c तो बाहर निकल गया, 1/c हो गए। इसमें अपना क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। यहाँ देखिए ये q है और ये क्या है, dq है, q का dq है ना, समझ रहे बात को। इसी के सापेक्ष हमें समाकलन करना है ना, q का क्या करना है, q के सापेक्ष समाकलन करना है। अब अपने को सूत्र ध्यान होगा, आपको ये सूत्र याद होगा समाकलन का, कक्षा 11 में भी बताया हुआ, यहाँ भी कई बार बता दिया आपको। x की घात n dx होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1 होता है। ठीक है, n+1 अपॉन क्या होता है, n+1 होता है, और प्लस c होता है। निश्चित समाकलन कर रहा हूँ इसलिए प्लस c नहीं लगाऊंगा। अब यानी कुल मिला के क्या करते हैं, जितनी घात होती है ना उससे एक ज़्यादा ऊपर कर देते हैं, उसी का भाग लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए घात कितनी है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, ये क्यू डी क्यू है ना, घात कितनी है, तो आप कहोगे घात तो एक ही है, तो एक ज़्यादा कर देंगे और उसी का भाग लगा देंगे। एक ज़्यादा करने का मतलब है कितना, एक ज़्यादा करने का मतलब q² बटा 2, और वो लिमिट जो है वो लिमिट ले लेंगे 0 से लेके जितने भी आपको लिमिट बता रहे हैं q, तो ये अपन यूँ लिख देंगे 0 से लेके q। समझ गए बात को। तो ये आपका समाकलन हो गया। तो w बराबर कितना आ गया, 1 से q² बटे 2, 0 से लेके q। अब लिमिट कैसे लगाते हैं ये तो पता ही होगा, लिमिट लगा लेंगे। लिमिट कैसे लगेगा, अपर लिमिट, q की जगह हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा q² बटा 2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, निम्न सीमा लगाएंगे, तो यहाँ पे q की जगह क्या करोगे, 0 रख दोगे, तो 0 में किसी का भी भाग देते हैं क्या होता है, 0 आता है। तो फाइनली अपने पास ये w आ गया, अपने पास क्या हो गया, ये w आ गया। क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, और w मेरे पास आ गया q² बटे 2c। q² बटे क्या हो गया, 2c, और इसको क्या कह सकते हैं, u कह सकते हैं। और u कितना आ गया, q² अपॉन 2c आ गया। u कितना अपने पास आ गया, q² बटे 2c। समझ गए बात को, क्लियर होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये बात तो अपनी क्लियर हो गई कि u बराबर आ गया q² अपॉन 2c, इसके और भी भाग बदलेंगे। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अपने पास आया है u आया है q² अपॉन 2c, राइट। ठीक है साहब, u किसके बराबर था, w के ही बराबर था, तो अपने पास w का मान आया है q² अपॉन 2c। ये तो है, w का मान यह है। w का फॉर्मूला क्या था, किया गया कार्य किसके बराबर था, तो हमने कहा था एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव होता है, ये बताया था। तो आपने ये बताया था कि v बराबर होता है w अपॉन q। ठीक है, ये होता है v बराबर होता है w अपॉन q। ठीक है, c की बात करूं, धारिता की बात करूं, धारिता किसके बराबर होती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि v डैश होता है q अपॉन c के बराबर। v डैश क्या होता है, q अपॉन c के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ
तो ये लिख सकता हूँ v की जगह क्या लिख सकता हूँ, v की जगह लिख सकता हूँ q अपॉन सी। भाई फाइनली की बात करें एक साथ की, अपन ने मान लिया एक साथ आवेश दे दिए इसको, तो फाइनली बात करूँ तो v की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, q अपॉन सी। ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अपने को क्या है, समझने वाली बात है। समझ रहे हो, ये तो फॉर्मूला आ चुका है ना, इस पे मैं एनालिस करने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आ चुका, यानी W बराबर क्या आया, Q अपॉन 2C आया। मैं पुराने चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि V बराबर होता है W बटे Q, ये होता है। V का मान रख दिया मैंने Q अपॉन C और ये हो गया W बटे Q। ठीक है, इससे देखो क्या आ रहा है, अगर मैं इससे W निकालना चाहूँ तो W बराबर क्या आएगा, यही आएगा, Q को Q से गुणा कर लेंगे, है ना, और बटे में क्या हो गया, C आ गया। तो W बराबर क्या हो गया, Q बटा C आ गया। भाई ये भी तो W आ गया, तो इसको भी तो मैं U ही कहता। भाई फाइनली मैं इसको भी क्या कहता, U ही तो कहता, Q स्क्वायर अपॉन C। क्या देख रहे हो अब आप, पहले तो ये आया और अब ये आया। भाई पहले तो क्या हुआ, अपने पास ये आया हुआ है, अभी जब अपने रिजल्ट निकाला हमने ये रिजल्ट निकाला है, लेकिन इधर से दूसरे मेथड से देखते हैं तो ये रिजल्ट आता है। जमीन आसमान का फर्क तो नहीं, 50% का फर्क आ गया, ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन C और वो आ रहा है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। कुछ तो अंतर है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही अंतर है। आपके जो संचित ऊर्जा है, कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा है वो तो Q स्क्वायर अपॉन 2C हुई, लेकिन वास्तव में बैटरी से कितनी ऊर्जा निकल गई, बैटरी के तो Q स्क्वायर अपॉन C है। तो आधी ऊर्जा गई कहाँ, आधी ऊर्जा गई कहाँ, तो वो आधी जो ऊर्जा है वो क्या हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। वो तारों में से जा रहा है ना, वहाँ पे हीट में निकल गया। समझ गए बात को। तो ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लग गया। ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या हुआ, जितना जाना चाहिए उतना रहना भी चाहिए। तो कुल मिला के बात ये हुई कि संधारित्र में तो Q स्क्वायर अपॉन 2C ऊर्जा तो क्या हो गई, संचित हो गई, और जबकि बैटरी से कितनी ऊर्जा निकली थी, Q स्क्वायर अपॉन C। तो आधी ऊर्जा कहाँ चली गई, आधी ऊर्जा वायर से जो जा रहे हैं ना वहाँ पे उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तापीय ऊर्जा मान सकते हैं, उष्मा की तरह से हीट होके बाहर निकल गया। क्लियर ये बात ध्यान रखना। कई बार हमारे माइंड में ये बात आती है कि यहाँ तो Q स्क्वायर बटे C है, लेकिन हम कंसेप्ट से कर रहे हैं तो वहाँ पे Q स्क्वायर बटे 2C आ रहा है। दोनों तरीका सही है, बात क्या है, तो बात प्रैक्टिकली यही है। समझ गए, चलिए बात समझ गए तो अपने को क्या करना है, ये नोट डाउन कर लेना है। ये अपने कहते हैं न्यूमेरिकल करने के काम आएगा, है ना। तो U बराबर क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C होता है। इसको अन्य पदों में भी बदला जा सकता है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अन्य पदों में भी बदल सकते हैं। देखिए ये तो हम जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, CV होता है, ये तो अपने को पता ही है। Q बराबर क्या होता है, CV पता है ना, ये तो C बराबर Q अपन V से। ठीक है, तो अब हम वहाँ क्या करें, वो जो सूत्र है अपने पास वहाँ पे Q का मान क्या करें, CV रख दें। ये Q का मान है ना अपने पास, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CV रख दूंगा। यहाँ भी CV रख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने CV रखा तो वहाँ पे आ गया CV का होल स्क्वायर बटे C। समझ गए होंगे, क्योंकि अभी जो आपके पास आया U बराबर आया आपके पास हाफ Q स्क्वायर अपॉन C आया था। अभी अपने पास यही आया था, U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन कितना था, C। अब अपन ने क्या किया, Q की जगह CV रख दिया, तो Q की जगह CV रखा तो CV का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो क्या होगा, इसको खोलेंगे तो ये आएगा 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बटा C, और ये C से C क्या हो गया, एक C तो क्या हो गया, कट गया। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया हाफ CV स्क्वायर। ये नया फॉर्मूला बन गया हाफ CV स्क्वायर। ये भी U का है। अगर आपको क्या दिया हुआ है, आवेश और धारिता दे रखी है तब तो इसका यूज कर लेंगे। अगर अपने को कहते हैं धारिता और विभव दे रखा है तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। समझ गए बात को। एक ही सूत्र को हम बार बार घुमा के बना सकते हैं। देखिए एक और बना सकते हो, अगर आप C बराबर Q अपॉन V रख देते हैं, हम क्या करें, C बराबर Q अपॉन V रख दें। कहाँ पर रख दूँ, इसी में रख दो चाहो तो, है ना, इसमें रख के कर सकते हो। C बराबर क्या रखूँ, Q अपॉन V। तो C बराबर Q अपॉन V रख के भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो U बराबर है अपने पास, देखिए लग दें यहाँ पे, चलिए यहाँ ही रख देता हूँ। मेरे पास U आया था, U अपने पास क्या आया था, हाफ CV स्क्वायर, है ना। ये लिख दिया मैंने हाफ CV स्क्वायर। C की जगह मैं क्या रखना चाहता हूँ, C की जगह मैं रखना चाहता हूँ Q अपॉन V। क्या रखना चाहते हैं अपन, Q अपॉन V, और ये हो गया अपने पास V स्क्वायर। ठीक है, V से V क्या हो गया, कट गया, तो ये आ गया हाफ QV। क्या आ गया अपने पास, हाफ QV। देखिए आ गया। क्लियर, ये बात भी समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ये अपन ने ये भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के कितने फॉर्मूले बने, तो सभी फॉर्मूलों को मैंने एक साथ रख दिया ताकि आपको याद भी रह सके। U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C बराबर हाफ
है ना, CV² बराबर हाफ QV। तो जैसा न्यूमेरिकल होगा उस हिसाब से कर लेंगे। अगर मेरे को Q और C दिया हुआ है तो ये लगाऊंगा, C और V दिया हुआ है तो ये लगाऊंगा, और Q और V दिया हुआ है तो ये लगाऊंगा। तो ये अपने को याद भी रखना है, और याद नहीं रहता तो अपन फॉर्मूला तो बना ही सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सूत्रों को तो आसानी से बना सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके, तीनों प्रकार के भी फॉर्मूले अपने को समझ में आ गया। हमने एक फॉर्मूला निकाला है, उससे हमने क्या किया, बाकी दो को कन्वर्ट करके निकाल दिया। क्लियर है। तो कुल मिला के आपको संचित ऊर्जा का मान याद रहना चाहिए 1/2 Q² C या 1/2 CV²। वैसे ज़्यादातर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आधारित खूब न्यूमेरिकल आते हैं। भाई धारिता तो देते हैं वो, तो इस पे आधारित होते हैं। कई बार क्या करेंगे, संधारित्रों को आपस में जोड़ के फिर पूछेंगे। तो चलिए उस पर भी कर लेते हैं। हमने क्या किया, संयोजन तो देख ही लिया था। जब संयोजन देख लिया तो आज इसकी बात कर लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की स्थिति ऊर्जा तीव्रता के पदों में देख लें, है ना। अभी तक तो अपन ने क्या किया, सिंपल देखा है। तो तीव्रता के पदों में निकालना चाहें, तीव्रता यानी कैपिटल E के पदों में निकालें, तो कैपिटल E के पदों में क्या होगा। तो हेडिंग डालिए, आप ये भी डाल सकते हैं हेडिंग। प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपसे कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, वो ज्ञात कीजिए। या फिर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की तीव्रता के पदों में बताइए, है ना। अभी तक तो हमने किस में बताया है, अभी तक तो हमने Q C V के बारे में बताया है, E में भी बताना है अपन को, ठीक है। तो अपन वही लिख लेंगे कॉपी में कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो, A हो। अपन ऐसा किया हुआ है, वहाँ पे क्षेत्रफल ही आया था, याद करो। तो उसकी प्लेटों को क्या किया हमने, Q आवेश दिया जाए, तब क्या होगा। तो तब अपन ने U तो अपन ने जानते ही, अभी तो निकाला ही था, U बराबर क्या होता है, Q² 2C होता है। भाई ये चीज़ तो अपन ने निकाला ही है, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसका सूत्र यही होता है, C बराबर A ε0/d। पता ही है A क्या है, क्षेत्रफल, D उनकी मध्य की दूरी, ε0 के बारे में आप जानते हो। साथ में आपको ये भी पता है E बराबर होता है σ/ε0, ये भी पता है। और हम ये भी जानते हैं जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व Q/A होता है, ये भी अपने को पता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिग्मा का मान हटा के ये रख दिया Q/A। तो फाइनली आपके पास E ये बनता है, अपने पास E क्या बनता है, ये बनता है Q/A ε0। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, Q का मान निकाल लेता हूँ। हमने क्या किया, Q का मान निकाल लिया। तो यहाँ से हम Q का मान निकालें तो Q का मान ये आएगा। भाई इसको क्या करें, वज्रगुणा कर लें, तो Q का मान आ गया AE ε0। ठीक है, अब तीनों समीकरण को देखो, और तीनों समीकरण से क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपके पास था ना U बराबर Q² 2C, इनके मान रख दो। भाई अपने पास क्या था, U बराबर हाफ Q² C था। ठीक है, ये तो मेरा Q आ गया, तो मैंने ये Q² रख दिया, हाफ AE है ना ε0 का होल स्क्वायर अपॉन C। अपॉन C चाहिए तो क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से 1/C निकालूँ, यहाँ से क्या करूँ 1/C निकालूंगा तो ये तो लिखूंगा। अगर 1/C निकालना है तो यही तो आएगा। तो अपॉन C का मान रख दिया अपन ने D/A ε0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो कटता है काट लेंगे। क्या कटेगा, ε0 का स्क्वायर है, नीचे ε0 है, वो कट जाएगा। A का स्क्वायर है, A कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो जब इनको काट दोगे तो देखिए क्या बचेगा, ये होल स्क्वायर से अपन ने एक तो ये गया और ये गया, है ना। तो अपने पास बचा E बराबर 1/2 E² A ε0D, ये बच गया आपके पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट करो। A और D को अलग अलग कर देते हैं, A और D को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। A क्या था, A क्या था, क्षेत्रफल था, और D क्या था, ऊंचाई मान ले, गहराई मान ले, कोई एक अन्य विमा मान ले। आयतन क्या होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। जो आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन किसी का भी निकालते हैं ना, आयतन। तो आयतन का सामान्य फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या तो बेस का लिख सकते हैं, वैसे तो क्षेत्रफल गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है, ये आयतन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल A दे रखा है, ऊंचाई यानी दूरी जो दे रखी है वो क्या कर रखी है, D दे रखी है। अब बात समझ में आ गया होगा मैंने AD को अलग क्यों किया। आगे बात समझ में, AD को अलग इसलिए किया ताकि मैं इसको कह सकूं ये क्या है, संधारित्र के मध्य आयतन का सूत्र है, मध्य प्रभाग का आयतन, उसके बीच का क्या है, आयतन का सूत्र है। समझ गए क्या बात को, बात आ गई होगी समझ में, नहीं आई तो भी समझिए। आप देखिए ये अपने पास क्या था, संधारित्र था। ठीक है, ये क्या था, संधारित्र था। ये मान लीजिए ये संधारित्र है।
अब इसके बीच का मुझे आयतन चाहिए, इसके बीच का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो अगर ये घनाभ भी बन गया, ये क्या बन गया, घनाभ की आकृति बन गई, तो घनाभ की आकृति होती क्या है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। अब घनाभ का आयतन निकालना है, अपने को क्या करना है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन हम कैसे निकालेंगे, अपने को क्या करना है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन कैसे निकलता है ये बताइए। इस तरह की आकृति क्या होती है, घनाभ की होती है ना। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, मैंने प्रथम अध्याय में भी बताया था। अपने पास ये दो प्लेट है, कौन सी, ये जो वाली है इसको मैं बोलता हूँ C1, ये वाली प्लेट क्या है C1 है, और ये क्या है C2 है ना। प्लेट का नाम है C1 C2 से आप कंफ्यूज हो गए। चलिए प्लेट को अपन कहते हैं A और B मान लें, प्लेट ठीक है, अपन क्या कर लें A और B मान लें। C1 C2 तो धारिताओं की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये अपन ने, ये पहला प्लेट A है, दूसरा प्लेट क्या है B है। ओके, क्षेत्रफल मैंने आपको बता रखा है, क्षेत्रफल कितना है A। तो क्षेत्रफल जो होता है इस प्लेट का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये तो होता है लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है इसका। तो अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, ये मान लो ये वाला हिस्सा तो लंबाई है और ये हिस्सा क्या है, चौड़ाई है। तो ये वाला देखना ध्यान से, ये तो मेरा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया, क्षेत्रफल आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है D दे रखी है, तो ये एक तरह से क्या होगा, ऊंचाई तो होगा। अगर इसको मैं यूँ कर दूँ तो एक तरह से क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो V जो हो गया वो क्या हो गया, L गुणा B, और ऊंचाई की जगह अपन ने क्या कर रखा है, D दे रखा है। तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल को बीच की दूरी से अगर गुणा कर दूंगा, प्लेट के क्षेत्रफल को बीच की दूरी से गुणा कर दूंगा, तो इसके अंदर जो है ना आयतन वो आ जाएगा। इसके अंदर जो रखा हुआ है ना आयतन, आयतन आ जाएगा। समझ गए होंगे बात, ये बात समझ में आ गई। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो AD है वो क्या है, संधारित्र के मध्य का क्या है, आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर, जब ये बात लिख सकते हैं तो आप क्या होगा, ऊर्जा घनत्व निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा घनत्व निकाल सकते हैं। ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन में ऊर्जा। ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है, एकांक आयतन में ऊर्जा। तो जो ऊर्जा उसमें कितने का भाग लगा दोगे, V का भाग लगा दोगे, आयतन का भाग लगा देंगे। आयतन का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आयतन ही तो है, ये वाला हिस्सा जो है आपका वो क्या है, आयतन है। तो इसका भाग लगा दो तो U/V क्या हो गया, ये हट जाएगा यहाँ से, है ना। AD का भाग लगाएंगे, ये चीज़ हट जाएगी। तो U/V बराबर आ गया मेरे पास 1/2 ε0 E²। ठीक है, यही आपका क्या है, ऊर्जा घनत्व है, जिसको मैंने इससे दिखाया हुआ है छोटे u से। इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अगर अपने को u निकालना हो तो क्या करोगे, इस ऊर्जा घनत्व को किससे गुणा कर दूं, इस v से गुणा कर दूं, है ना। तो अपने पास u आ जाएगा। तो आपका जो u है वो आएगा ऊर्जा घनत्व गुणा संधारित्र का आयतन। ऊर्जा घनत्व गुणा क्या होगा, संधारित्र का आयतन होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ज़्यादा कुछ नहीं है। काम की जो चीज़ थी वो यही थी केवल कि आयतन कितना होगा। तो आयतन वाला पार्ट आपके क्लियर होना चाहिए। ये वाला आयतन वाला है, ये अपने प्लेट का क्षेत्रफल है और ये दूसरे प्लेट का क्षेत्रफल है। दोनों का क्षेत्रफल तो क्या है, बराबर है। इनकी बीच की दूरी से गुणा करते ही क्या होगा, आयतन आ जाता है। बीच की दूरी से गुणा करते ही क्या होता है, आयतन आ जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर लें कि अगर इनका संधारित्र को हम संयोजन करें श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में, तब संचित ऊर्जा कैसी होगी, उस टाइम संचित ऊर्जा कैसी होगी, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर लें। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें क्या आया था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आया था। याद है, इस तरह ही जोड़ा था हमने, आपको ध्यान होगा हमने क्या किया, इस तरह ही जोड़ा था। इस पे प्लस था, इस पे माइनस था, इसमें प्लस, इसमें माइनस, प्लस, है ना, इस पे माइनस था, प्लस और माइनस। जो आवेश लिया जाता है वो उच्च विभव का ही लिया जाता है, ये भी पता है। तो प्लस का क्यों आवेश मानेंगे, तो सब पे क्या आया था, प्लस का क्यों आवेश आया था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारी धारिताएं हैं उनको ले ली सी और इनको क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इन धारिताओं को क्या किया मैंने, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। C1 C2 C3 C4 Cn तक हमने क्या किया, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। मान लो पहली धारिता C1 है, दूसरी क्या है, ये C2 है, तीसरी C3 है, और ऐसे कहाँ तक जुड़ी हुई है, n तक जुड़ी हुई है। ठीक है, पहले अपन ने पढ़ रखा है, इस चीज़ को हमने क्या किया, पहले ही पढ़ रखा है। क्या, जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई समस्त धारिताओं के व्यतक्रमों के योग के क्या होता है, व्यतक्रम होता है ना। तो यहाँ पे 1/c बराबर क्या कह सकते हैं, 1/c बराबर हम कह सकते हैं 1/c1 प्लस 1/c2
प्लस 1/C3, ऐसे ही आगे तक एज ऑन चलते रहिए आप, 1/Cn तक होता है। क्लियर ये बात भी? जब ये चीज़ें क्लियर है तो हमें क्या करना है, केवल u का फॉर्मूला ही तो लगाना है। हमें क्या करना है, u का फॉर्मूला ही लगाना है प्रत्येक के लिए। हम क्या करेंगे, प्रत्येक के लिए लगाएंगे। पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा भाई, u1 पहले वाले के लिए कितना होगा, तो पहले वाले के लिए हो जाएगा हाफ Q²/C1। दूसरे की बात करूं तो ये हो जाएगा हाफ Q² कितना C2। समझ रहे हो बात को? तीसरे की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ Q² कितना C3। और ऐसे ही क्या करेंगे, nवे की बात करोगे तो हाफ Q² कितना हो जाएगा, Cn होगा। ये तो होगा भाई, ये तो होगा। अपन क्या करें, सबको जोड़ देते हैं। कंप्लीट सबको क्या किया हमने, जोड़ दिया। तो सबको जोड़ोगे तो Q² और 1/2 तो क्या होगा, सभी में कॉमन आएगा। और अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। और ये किसके बराबर होता है, 1/C के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, u के बराबर आ गया। आ गया क्या भाई? इन सबको जोड़ते हो, इन सबको हम जोड़ते हैं तो सबको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आता है भाई, ये चीज़ आती है। तो आप कह सकते हो u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un होता है। समझ गए बात को? नहीं समझे और स्पष्ट कर देता हूँ। वहाँ पे आपने देखा, क्या देखा कि u1 प्लस u2 प्लस u3 और कहाँ तक ले जाए हम, un तक ले जाए। ठीक है, यहाँ तक ले जाए। तो सब में आपने देखा एक तो 1/2 कॉमन आ गया था, है ना। सब में क्या हो गया, 1/2 कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ गया, Q² कॉमन आ गया। ठीक है, Q² कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कहाँ तक, ये गया आपका 1/Cn तक। कौन से क्रम में जुड़े हुए थे, श्रेणी क्रम में। हम जानते हैं जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो इस पूरे का मान कितना होगा, 1/C होगा। पूरे का मान क्या होगा, 1/C। यानी इसको भी हम लिख रहे हैं 1/2 Q²/C, जो किसके बराबर था, u के बराबर था। किसके बराबर था, u के बराबर था। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आया वो ये आया, u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3, कहाँ तक, n तक जोड़ दें। यानी आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र की संचित ऊर्जाओं को आपस में जोड़ा जा सकता है। समझ गए बात को? यही चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं, है ना। तो या तो इससे समझ लीजिए, नहीं तो इससे समझ लीजिए, एक ही बात है। किसकी बात की मैंने, श्रेणी क्रम की बात की। ठीक है, ये नोट डाल लेना आप। ये नोट क्या करना है, अपने को कॉपी में लिख लेना है। कौन सा, कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाए तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सभी संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में आपको पता ही है क्या होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। प्लस वाले एक तरफ और माइनस वाले क्या होते हैं, एक तरफ होता है। और ये रिजल्ट आता है अपने पास, ये क्या होता है, रिजल्ट आता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक। ठीक है, सेम वही प्रोसेस कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, u बराबर 1/2 CV²। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, वहाँ पे तो हमने वो लिया और यहाँ पे ये क्यों, आपको ध्यान है, क्या ध्यान है, इसमें विभव समान होता है और उसमें क्या होता है, आवेश समान होता है। हमने संयोजन वाले पार्ट में पढ़ा था, जब संयोजन कर रहे थे तो वहाँ पर जो टॉपिक पढ़ाया था वहाँ ये चीज़ बताई थी, इसलिए मैंने ये काम में ले लिया। अब देखिए इस चीज़ को भी समझिए, है ना। इस चीज़ को देखें, अपने पास है u बराबर हाफ CV²। ये कह रहे हो ना आप। मैं पहले वाले की बात कर लूँ तो पहले वाले का होगा 1/2 C1V², क्योंकि v तो सबके बराबर होगा। दूसरे की बात करें तो 1/2 C2V²। समझ रहे बात को भाई, v तो सब में बराबर होगा। हाँ चलिए तीसरे की बात कर लीजिए, तो तीसरा होगा 1/2, है ना, कितना, C3V²। ऐसे ही मैं बात कर लूँ लास्ट वाले की, un की बात कर लूँ तो un होगा 1/2 कितना, CnV²। सबको जोड़ लो। अपन क्या करें, सबको जोड़ लें। तो जैसे ही सबको जोड़ोगे तो सबको जोड़ने पे आपके पास ये आएगा u1 प्लस u2 प्लस u3। कहाँ तक जाना है आपको, अपने को कहाँ तक जाना है, n पदों तक जाना है। ठीक है, अपने को क्या करना है, n पदों तक जाना है। ये आ गया un, कितना हो जाएगा सबको जोड़ोगे तो। जब आप सबको जोड़ोगे, एक तो क्या होगा, सब में क्या हो गया, 1/2 कॉमन आ गया और V² कॉमन आ गया। तो ये C1 C2 C3 कहाँ तक चलना है अपने को, Cn तक चलना है और इसमें क्या कॉमन लेना है, V²।
ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को, कॉमन वी स्क्वायर लेना है। ठीक है, चलिए ये बात आपके समझ में आ गई। लास्ट में क्या है वो सी एन लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ तक चल गए अपन, सी एन तक चले गए। अब देखिए आप जानते हो समांतर क्रम में है ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। और हम जानते हैं कि समांतर क्रम में C1 + C2 + C3 क्या होता है, C होता है। क्या होता है, C होता है, पता है ना ये तो हाफ CV² आ गया। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे आपको U आ गया, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, U आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ या समांतर क्रम में जोड़ता हूँ, दोनों केसेज में मेरे पास U बराबर क्या आता है, U1 + U2 + U3 कहाँ तक, जितने आपने ले रखे हैं UN तक, ये रिजल्ट आता है अपने पास। भाई जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तब भी ये रिजल्ट मिला, और समांतर क्रम में हमने जोड़ा है तब भी क्या हुआ, हमें यही रिजल्ट मिला है। समझ गए, तो दोनों का सेम रिजल्ट मिलता है। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समांतर क्रम की बात कर रहा हूँ, है ना। यदि संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित हो तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सभी संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। लेकिन दोनों को मिला के कहना चाहें आप, संधारित्रों को क्या करें, संयोजित करें, चाहे श्रेणी में करें या समांतर में करें, हमेशा जो कुल स्थितिज ऊर्जा है वो सबके योग के बराबर ही आती है। ठीक है, सबके योग के क्या होती है, बराबर ही आती है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब भी आपका क्या होगा, जब अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ा तब भी हमारा U बराबर क्या आया, U1 + U2 + U3 कहाँ तक, जहाँ तक आपने संधारित्र जोड़े थे N, ये दोनों क्रम के लिए आया आपके पास। U बराबर U1 + U2 + U3 अप टू UN, ये क्या है, दोनों के लिए सीरीज में जोड़ेंगे तब भी यही बात आएगी, और पैरेलल जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, यही बात आएगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप वीडियो को क्या करें, दोबारा देख लें, आपको ये बात दोबारा समझ में आ जाएगी। तो बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।